एक ही सवाल पूछ रहे हैं लोग, 4 जून का नतीजा क्या होगा? धन्यवाद संजय भाई। 4 जून का नतीजा क्या होगा ये तो भविष्य के गर्त में ही है। आप जैसे पत्रकार, बहुत सारे विशेषज्ञ, सेफोलॉजिस्ट, दुनिया भर के जितने राजनीतिक नेता हैं उनका अपना मत है। लेकिन एज फार एज आई एम कंसर्न, मैं आपको ये कहूँगा कंसिस्टेंसी सम टाइम कुड बी बोरिंग। तो मैं अभी जो आपको बताऊंगा वो बोरिंग ही आपके और आपके दर्शकों को लगेगा, क्योंकि पिछले 3-4-5 महीनों से जो कुछ भी 2-4-5 साक्षात्कार हम लोगों ने करे हैं, मैंने कम से कम अपना जो नज़रिया रखा है कि मुझे लगता है कि किसी भी तरीके से आप चुनाव का आकलन कर लें, ऐसा ही लग रहा है कि बीजेपी, मोदी लेड बीजेपी एनडीए सरकार वापस आ रही है। नंबरों को लेकर, आंकड़ों को लेकर चर्चा हो सकती है, उसमें मत भिन्नता हो सकती है, लेकिन मोटे तौर पर ये बात करीब करीब साफ दिख रही है कि जो सरकार अभी है वो जिस तरह का नंबर उनके पास पिछले लोकसभा में या अभी के लोकसभा में है, मोर और लेस इन्हीं नंबरों के साथ या इससे थोड़ा बेहतर नंबर के साथ वो वापस आ सकते हैं। जी, बिल्कुल प्रिसाइज है कि सेम नंबर या थोड़ा बेहतर नंबर के साथ आ सकते हैं। प्रशांत जी, जहां से मैं बैठ के अभी आपका इंटरव्यू ले रहा हूं, ये मुंबई है और साउथ मुंबई में सबसे लो टर्नआउट हुआ है। लेकिन मुंबई के लोग चूंकि ताकतवर लोग हैं तो बड़ा अनुमान लगाते हैं, इनका ब्लड प्रेशर बड़ा जल्दी ऊपर नीचे हो जाता है, जो रिफ्लेक्ट होता है स्टॉक मार्केट की एंग्जाइटीज़ में। जो पिछले दिनों हमने चर्चाएं सुनी, जाहिर है कि उसको ग्राउंड रियलिटी का पता नहीं है बाजार को। इसीलिए डिबेट ये चली कि कहाँ सीटें घटेंगी, कहाँ बढ़ेंगी। ये भी एक चर्चा का विषय रहा। थोड़ा सा मीनिंगफुल भी है, थोड़ा सा वो बेमतलब का डिस्कशन भी है। लेकिन ये सवाल आपसे पूछना ज़रूरी है कि सीटें कहाँ बढ़ेंगी और फिर चर्चा करेंगे कि कहाँ घट सकती हैं। देखिए, यहाँ आपको एक चीज़ समझना जो हम लोग को ज़रूरी है कि मार्केट भी जो है वो विजडम ऑफ क्राउड को दिखाता है। मिलियंस ऑफ पीपल, इन्वेस्टर्स एंड अदरवाइज अपनी समझ से या फाइनेंशियल एनालिस्ट या एडवाइजर्स की समझ, उनकी मदद से एक डिसीजन लेते हैं और उनका एक कंबाइंड जो जजमेंट है वो मार्केट के रूप में आपको हमको दिखता है। उसी तरीके से जो चुनाव भी जो है वो भी विजडम ऑफ क्राउड है। सो व्हेन दिस टू इकोसिस्टम्स आर ट्राइंग टू सेकंड गेस ईच अदर, तो आपको थोड़ी बहुत टर्बुलेंस दिखेगी। मार्केट को जो लोग चला रहे हैं या जो उसके पार्टिसिपेंट हैं वो मिलियंस में है, वो सेकंड गेस करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो मिलियंस ऑफ लोग वोट करने जा रहे हैं वो कैसे करेंगे। तो जो मार्केट की एनालॉजी है कि व्हेन यू विल कीप चेंजिंग योर स्टांस और ट्राइंग टू गेज विच साइड मार्केट इज गोइंग बेसिस द numbers going up and down, then you are more likely to make mistake than get it right. सेम चीज यहां पर भी लागू होती है। अगर आप चुनाव को मिनट टू मिनट, डे टू डे, वीक टू वीक के बेसिस पर रनिंग कमेंट्री के तौर पर देखेंगे और ये गेज करने की कोशिश करेंगे कि चुनाव किधर जा रहा है, तो मेरा अपना मानना है कि आप यू विल बिहेव मोर लाइक ए डे ट्रेडर। तो और डे ट्रेडर्स का फेट क्या है वो आपको, हमको, दुनिया को पता है, डॉक्यूमेंटेड है। तो मुझे ऐसा लगता है कि रादर देन गोइंग बाय दैट वी शुड लुक एट द बेसिक फंडामेंटल्स। बेसिक फंडामेंटल, अगर आप जो भी इनकम्बेंट सरकार है, अगर सरकार के प्रति, उसके मुखिया के प्रति लोगों में गुस्सा है, तो एक संभावना बनती है कि कोई विकल्प हो न हो, लोग ये कह सकते हैं कि भाई हमें तो आपको हटाना है। अभी तक जो हम लोगों ने कमेंट्री सुनी है, पक्ष विपक्ष दोनों ही तरह की ओर से, किसी ने अभी तक इस तरह की सिस्टमेटिक बात नहीं बताई है कि लोगों में मोदी जी के खिलाफ बहुत गुस्सा है कि इनको हटाना है। डिसअपॉइंटमेंट हो सकता है, थोड़ी बहुत दबी हुई नाराजगी भी हो सकती है, लोगों की जो आशा अपेक्षा रही है, संभव है किसी की पूरी हुई, किसी की नहीं हुई, लेकिन वाइड स्प्रेड एंगर की बात अभी तक हम लोगों ने नहीं सुनी है। दूसरा फंडामेंटल रीजन जिससे आप चुनाव हार सकते हैं, अगर आपका प्रतिद्वंदी जो है वो, इफ देयर इज ए क्लैमर फॉर हिम और हर, कि इस बार ये आदमी आएगा तो हम लोग की स्थिति जो अभी आज है इससे बहुत बेहतर हो सकती है, ये बातें भी हम लोगों ने अभी तक नहीं सुना कि भाई राहुल जी आएंगे तो उससे देश सुधर सकता है। कुछ लोग जरूर उनके समर्थक कहते हैं, मैं वाइड स्प्रेड बात कह रहा हूं। तो इन एब्सेंस ऑफ ए वाइड स्प्रेड एंगर अगेंस्ट द इनकम्बेंट और ए क्लैमर फॉर समबडी हु इज ए चैलेंजर, मुझे नहीं लगता है कि कोई आमूल चूल परिवर्तन या कोई बहुत बड़ा परिणामों में जो परिवर्तन की लोग बात कर रहे हैं वो दिखेगा। दूसरा, अगर इसको आप आंकड़ों में देखें तो पूरे इंडिया को आप बड़े आसानी से राजनीतिक नजरिए से ऐसे देख सकते हैं
कि वेस्ट और नॉर्थ का जो एरिया है, जहां पर करीब करीब 325 सीटें हैं जो बीजेपी की 2014 से बीजेपी और एनडीए के पार्टियों का एक तरह से समझिए गढ़ रहा है, वहां करीब करीब 90% सीटें जो हैं वो बीजेपी या उनके साथी दल जीत कर आए हैं। और इंडिया को अगर आप ईस्ट और साउथ का जो एरिया है, जब मैं ईस्ट और साउथ कह रहा हूं तो स्टार्ट विथ बिहार, एड दैट टू बंगाल, असम, उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल, ये जो 225 के आसपास सीटें हैं, ये एरिया रहा है जहां पिछले 10 सालों में बीजेपी का प्रदर्शन उतना अच्छा नहीं रहा है। इन 225 सीटों में भाजपा के पास आज की तारीख में 50 से कम सीटें हैं। तो अगर बीजेपी को हारना है तो आपको कोई, अगर आप उसका आकलन करना चाहते हैं तो आपको कोई सेफोलॉजिस्ट होने की जरूरत नहीं, बस आपको यह देखना है कि क्या वेस्ट और नॉर्थ में जो उनकी बल्क ऑफ द सीट्स है, 250 सीट जो आई हैं, उसमें उनको कोई मटेरियल डैमेज हो रहा है कि नहीं। मेरा अपना जो अनुमान है, जो सारे कंजर्वेटिव अनुमानों को भी अगर आप साथ में ले लें, तो वेस्ट और नॉर्थ में बीजेपी को कोई मटेरियल डैमेज होता हुआ नहीं दिख रहा है। और दूसरी 2-3-5 महीनों से जो लोग राजनीति को फॉलो करते हैं, वो हम लोग जैसे लोग भी जो बता रहे हैं कि ईस्ट और साउथ में भाजपा की वोट शेयर और सीटें दोनों ही बढ़ रही हैं। मैं राज्यों का नाम मैंने आपको पहले ही बता दिया है। मुझे ऐसा लगता है कि भाजपा को इन चुनावों में उड़ीसा जैसे राज्यों में, तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में, बंगाल में, असम में, बिहार में, क्यूमुलेटिवली, मैं एक एक राज्य की अलग बात नहीं कर रहा हूं, पुट टुगेदर तमिलनाडु एंड केरल, इन राज्यों में जितनी सीटें उनके पास है उससे 15-20 सीट बढ़कर आएगी और इन क्षेत्रों में भाजपा के वोट शेयर भी बढ़ेंगे। तो नेट स्टेटस को, और स्टेटस को विथ ए पॉजिटिव बायस टुवर्ड्स द इनकम्बेंट, यानी कि जो उनकी स्थिति है उससे कुछ बढ़कर ही सीट आ सकती है, कम होने की संभावना मुझे बहुत कम दिखती है।